हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग्स पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 9। इससे पहले इस कहानी के 8 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। वो लड़की अपनी माँ को लेकर वहाँ से जाने लगती है। नील कुछ देर तक तो उन्हें जाता हुआ देख रहा था। नील का दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा नरम था। वो फिर पलट कर प्यार से बोलता है कि ये लड़की सुनो। उस लड़की ने भी पलट कर नील की तरफ देखा तो नील बोलता है कि वैसे नाम क्या है तुम्हारा। अब चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। वो लड़की भी अब नील की तरफ पलट कर बोलती है कि जी कात्यायनी नाम है हमारा। तो नील ने भी कहा कि अच्छा इतना बड़ा नाम है तुम्हारा। वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे सब किट्टू कहते हैं, ऐसे तो मेरा नाम कात्यायनी है। नील बोलता है कि सुनो किट्टू, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। किट्टू ने कहा कि नहीं भैया, मैं खुद से चली जाऊँगी। नील बोलता है कि बच्चा देखो, रात बहुत ज़्यादा होने वाली है और इस तरह सड़क पर तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। इतना कहकर नील 2 कदम किट्टू के माँ के पास आया और उसे संभालता हुआ बोलता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ हॉस्पिटल। नील ने भी किट्टू की माँ की तरफ देखा तो एकदम से देखता ही रह गया। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। नील के चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो खुद से बड़बड़ाया, लाइक मदर लाइक डॉटर, वेरी ब्यूटीफुल। इतना कहकर नील ने किट्टू की माँ को संभालता हुआ उसके गाड़ी के पास लेकर आ जाता है और फिर उसने उन्हें भी प्यार से अपनी गाड़ी में बैठा दिया और फिर उसने किट्टू से कहा कि बच्चा आओ, अब तुम भी जल्दी से अपनी माँ के पास पीछे आकर बैठ जाओ। जहाँ भी जाना है ना मुझे बता देना, मैं तुम्हें खुद ही लेकर चलूँगा, तुम्हें खुद से छोड़ कर आऊँगा। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। अगले ही पल नील ने भी ड्राइविंग शुरू कर दी थी और 10 मिनट के बाद गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। दुनिया भर की भीड़ वहाँ पर लगी हुई थी। नील ने पीछे पलट कर कहा कि तुम्हें यहीं पर आना है ना किट्टू। किट्टू बोलती है कि जी भैया, यहीं पर उतरना है। इतना कहकर किट्टू अपनी माँ को लेकर सीधा गाड़ी से उतर गई और फिर नील की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती है कि थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। नील ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर किट्टू भी अपनी माँ को संभालते हुए अंदर की तरफ लेकर जाने लगी। लेकिन तभी नील ने महसूस किया कि जैसे किट्टू थोड़ा सा लड़खड़ा कर चल रही है। नील अभी कुछ देर तक तो उन्हें देखता रहता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। अगले 20 मिनट में ही नील ने भी गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रोकी। वो घर के मेन गेट के पास आया और कुछ देर तक तो वो उस घर को ऐसे ही देखता रहता है। उसकी आंखों में एकदम से कुछ यादें आ जाती हैं। कितनी सारी यादें जुड़ी थी नील की उस घर से, लेकिन एक तूफान आया और फिर उस तूफान में नील उस घर से एकदम से अलग हो गया था। कितनी बार संध्या ने उसे वापस जाने के लिए भी कहा था, लेकिन नील वापस एक बार भी नहीं आया। नील दोनों ही हाथ जेब में डालकर उस घर को बस निहारे जा रहा था। उसे वो सब कुछ एकदम से याद आ रहा था जब वो गार्डन में भागता था और संजय और संध्या दोनों ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते थे। वो लोग कितनी ज़्यादा मस्ती करते थे। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था कि वो चारों ही भाई बहन उसी गार्डन में कैसे खेलते थे। उसे वो सब याद आ रहा था कि दादा दादी उन चारों ही भाइयों के साथ गार्डन में आकर क्रिकेट खेलते थे। वो सारी बातें एकदम से याद करके नील को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो इमोशनल हो गया था और आखिरकार उसने भी दरवाजे को हाथ लगाकर हल्का सा खोला और फिर जैसे ही उसने पहला कदम अपने घर के अंदर रखा, वैसे ही संजय जो कि अपने कमरे में बुक पढ़ रहा था, उसने वो बुक एकदम से बंद कर दी और फिर संजय ने भी अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से बड़बड़ाया, नील। नील आ गया। फिर वो जल्दी से उठकर सीधा बालकनी की तरफ गया और फिर बालकनी का नज़ारा देखकर उसकी आंखें एकदम से सुकून से भर गई थी। उसके दिल में ना जाने दुनिया भर का सुकून आ गया था। तो वहीं नील भी अब घर के अंदर आ चुका था। संजय नील को ही देखे जा रहा था और ऐसा नहीं था कि संजय पहली बार नील को देख रहा था। जब जब पुश्तैनी हवेली जाता था तो वो एक नज़र अपने तीनों ही बच्चों को जरूर देखता था। एक बार उन तीनों को देखकर उसे सुकून जरूर आता था, लेकिन आज नील का घर आना उसे बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था। नील अभी भी गार्डन में पहुंचा ही था कि तभी रुद्र भी भागता हुआ नील के पास आया और फिर अगले ही पल उसने भी नील को कसकर अपने गले लगा लिया। उसने इतनी जोर से उसे अपने गले लगाया था कि नील अब सीधा गार्डन में जाकर गिर पड़ता है और उसके ऊपर रुद्र भी आकर बैठा हुआ था। दोनों ही भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रुद्र ने थोड़ा सा गुस्से में नील को पॉइंट करके गुस्से से कहा कि मिल गया टाइम आने का, नवाबजादे को टाइम ही
ही नहीं है अपने भाई से मिलने का, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या तुझे? सुबह कहा था तूने आने के लिए और देखो अब आ रहे हो तुम। इतना टाइम हो गया है आने में, थोड़ा भी दया नहीं आती है क्या मेरे ऊपर तुम्हें? मैं मीटिंग में इंतज़ार करता करता कितना ज़्यादा थक गया था और तू है जो अब आया है। मैं क्या बोलूँ तुझे? गुस्सा तो इतना ज़्यादा आ रहा है तेरे ऊपर की ज़िंदगी में तुझसे कभी भी बात ना करूँ, कभी भी तेरी शक्ल भी ना देखूँ, लेकिन क्या करूँ, तेरे बिन मेरा मन भी तो नहीं लगता है ना। इतना कहकर उसने गुस्से में नील के सीने पर एक जोरदार पंच मारा। नील की तो जैसे धड़कन ही एकदम से रुक गई थी। नील ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि अच्छा, इंतज़ार भी कर रहा था मेरा और फिर मुझे मार भी रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? मैं तुझसे पूरे 4 साल बड़ा हूँ, 4 साल बड़ा हूँ, समझा तू? रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि ये बड़े छोटे का अकल मुझे मत दिया कर, समझा तू? समझ आया ना, मेरे लिए तू नील है, नील ही रहेगा, समझा? कोई बड़ा या फिर छोटा भाई नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, समझ गया ना? इतना कहकर रुद्र भी अब नील के ऊपर से उठ गया और फिर वहीं गार्डन में उसके बराबर में आकर लेट जाता है। और धीरे धीरे अब ऐसे ही रात हो गई थी। आसमान में तारे और चांद दोनों ही दिखाई दे रहे थे। दोनों ही भाइयों ने अपना अपना एक एक हाथ अपने सिर के नीचे रखा हुआ था और थोड़ी देर तक तो दोनों के बीच में ऐसे ही खामोशी रहती है। दोनों ही अपने अपने सीधे हाथ से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। रुद्र बोलता है कि इतना लेट कैसे हो गए तुम? इतना लेट तो तुम कभी भी नहीं चाहते हो ना। तो नील ने भी हंसते हुए कहा कि यार, तेरे होने वाली बीवी मिल गई थी ना रास्ते में, इसीलिए लेट हो गया। ये सुनकर तो रुद्र के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसने भी नील के बाजू पर अपनी एक कोहनी मारी और फिर से बोलता है कि कोई होने वाली बीवी नहीं मिली है, समझा तू? मैं शादी वादी नहीं करने वाला, इस भूल में तो बिल्कुल भी मत रही हो तुम। वैसे भी पहले शादी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। नील ने भी अब हंसते हुए पलट कर रुद्र की तरफ देखा और बोलता है कि तूने मेरे लिए कोई लड़की देखी है क्या? रुद्र बोलता है कि तू मुझे एक बार बता दे कि तुम्हें शादी करनी है, फिर देखो लड़कियों की कैसे लाइन लगा देता हूँ तुम्हारे आगे पीछे, काली पीली नीली हरी, जो भी पसंद आएगी ना। ये कहकर रुद्र और नील दोनों ही एकदम से हंसने लगते हैं। नील बोलता है कि मुझे ऐसे ही काली पीली नीली लड़की नहीं चाहिए, समझा तू? एक अच्छी लड़की चाहिए जो बहुत ज़्यादा प्यारी सी हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। रुद्र भी उठकर बैठ गया और बोलता है कि प्यारी और अच्छी लड़कियां ख़त्म हो चुकी हैं, समझा तू? अब नहीं बची है एक भी लड़की। नील ने कहा कि अच्छा, जो एक आधी तो बची ही होगी यार। वैसे भी हम चारों भाइयों को 4 ही तो चाहिए, कौन सा 10 चाहिए? इतनी तो अभी पृथ्वी पर होंगी ही। रुद्र के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोलता है कि हाँ हाँ, इतनी तो अभी बची ही होंगी, और हाँ, ढूंढते हैं, चलो कोई ना कोई प्यारी सी लड़की तो मिल ही जाएगी। नील बोलता है कि हाँ हाँ, जैसे मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है ना, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, बस यार एक ही कमी है उस लड़की के अंदर, लड़की थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती है। तो रुद्र बोलता है कि लंगड़ी अंधी कौन सी, जैसी भी हो, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, समझा तू? किसी भी लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो कोई मेरे गुस्से को झेल पाए, जो मुझे बर्दाश्त कर पाए। ये बात तो तुझे पता ही है ना। यही बात मैंने धनराज अंकल से भी कही थी, यही बात तुमसे भी कह रहा हूँ। कोई नहीं बनी है मेरे लिए इस जहाँ में, इसीलिए मेरी शादी की बात तो मत ही किया करो तुम सबके सब। तो नील भी उठकर बैठ गया और बोलता है कि क्यों भाई, क्यों भाई, तू क्या सारी जिंदगी ऐसे ही कुंवारा रहेगा क्या? रुद्र बोलता है कि हाँ, कुंवारा ही रहूँगा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। इतना कहकर वो उठ गया और फिर बोलता है कि चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाकर रखा है, साथ में मिलकर खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो नील भी अब उठकर अपनी पैंट को झाड़ता हुआ रुद्र के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ संजय, जो कि अभी बालकनी में खड़ा हुआ दोनों ही भाइयों को देखे जा रहा था, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था उसे, मगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि दोनों ही भाई आपस में कितने अच्छे से रहते हैं। अगले ही पल उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। अगले आधे घंटे में नील और रुद्र दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और दोनों ही आराम से बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी बाहर बुलेट आकर एकदम से रुकती है। रुद्र बोलता है कि लगता है दादाजी आ गए हैं। तो नील भी खड़ा होकर सीधा बाहर की तरफ जाने लगा। इतने में ही दादाजी भी घर के अंदर आ गए थे और फिर नील को देखकर बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि आइए आइए बरखुरदार, आ गए आप, बहुत इंतज़ार करवाया है आपने रुद्र को अपना। चलो अच्छा ही हुआ, इंतज़ार ख़त्म तो हुआ, बहुत इंतज़ार किया है रुद्र ने तुम्हारा। नील भी सीधा गया और दादाजी के पैर छूकर अगले ही पल उनके गले लग गया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि क्या करूं, लक्ष्मण की ज़िंदगी में राम का इंतज़ार करना ही लिखा है, तो फिर अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है। दादाजी ने भी नील की गालों को हल्का सा थपथपा
तरफ आया और बोलते हैं कि पापा से मिला क्या तू? नील ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और थोड़ा सा मुंह बना दिया। दोनों ही भाइयों का चेहरा एकदम से उतर गया था। दादाजी बोलते हैं कि नील, तुम्हारी माँ ने तुझे बहुत ज़्यादा समझाया होगा ना? समझाया नहीं है क्या? तो नील भी वापस से डाइनिंग टेबल पर आया और फिर खाना खाते हुए बोलता है कि समझाया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा था, सुबह शाम बस मुझे एक ही लेक्चर देती हैं। दादाजी भी आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे और वो बोलते हैं कि तो फिर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने पापा से मिल लेना चाहिए, तुम्हें अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए? नील ने भी एक नज़र रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी अपने कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहता हो कि वो इस आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, उसे तो इससे दूर ही रखना। दादाजी बोलते हैं कि नील, जाओ पापा से मिलकर आओ अभी के अभी। तो नील बोलता है कि दादाजी प्लीज़ आप मत बोलिए मुझे। दादाजी बोलते हैं कि तुम दोनों ही भाइयों ने कसम खा के रखी है क्या कि मेरी कोई भी बात नहीं मानोगे? तो नील बोलता है कि क्यों, रुद्र भी आपकी बात नहीं मानता है क्या? दादाजी थोड़ा सा हैरानी से बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये बात मेरी मानता होगा? कोई बात नहीं मानता है ये मेरी। इस लड़के के चेहरे पर मैंने पता नहीं कितने महीनों के बाद ये मुस्कुराहट देखी है, आज पहली बार देख रहा हूँ इसके मुस्कुराहट को। देखो ना ज़रा, तुम्हारे आने से कितना ज़्यादा खुश है ये, वरना पूरा दिन तो ऐसे ही मुंह फुलाकर घूमता रहता है घर में। रुद्र ने भी दादाजी की तरफ खाना परोसते हुए कहा कि अरे दादाजी बस कीजिए ना, आज ही तो आया है, क्या आज आप उसकी क्लास लेना शुरू कर दोगे क्या? दादाजी ने भी अब अपनी गर्दन घुमाकर रुद्र की तरफ घूर कर देखा और बोले कि क्लास तो मैं इसकी नहीं तेरी ले रहा हूँ, समझा? तू मुस्कुराने में ऐसे नहीं लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तू ऐसे घड़ा सा मुंह बनाकर घूमता रहता है, पूरे दिन पूरा घर में मुंह फुलाकर घूमता रहता है। रुद्र बोलता है कि क्या चाहते क्या हैं दादाजी आप मुझसे? इतने दिनों के बाद नील घर पर आया है और आप हैं कि शिकायतों पर बस शिकायत किए जा रहे हैं, शिकायत का पिटारा लेकर बैठ गए हैं। आखिरकार नील भी खड़ा हुआ और बोलता है कि प्रॉब्लम यही है ना कि मैं पापा से नहीं मिला, तो ठीक है जाकर अभी मिल लेता हूँ पापा से, लेकिन हाँ एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप दादाजी, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रुद्र के लिए आया हूँ, रुद्र के कहने पर आया हूँ, पापा के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। इतना कहकर नील सीधा चुपचाप वहाँ से संजय के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। नील की हिम्मत नहीं थी कि संजय के कमरे में जाए, वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बेचैनी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जाना तो पड़ता ही उसे। नील ने भी दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ सोचा और फिर वहीं संजय, जो कि अच्छे से जानता था कि नील अभी बाहर ही खड़ा है, उसकी पकड़ उसकी बुक पर थोड़ी सी कसती जा रही थी। आज वो संध्या से मिलने जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही नील को एक बार अपने गले भी लगाना चाहता था। और नील, वो जो कि बाहर खड़ा हुआ, सोच रहा था कि वो अंदर जाए या फिर ना जाए। नील तो अब इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। आखिरकार फिर कुछ सोचकर नील ने भी पहला कदम कमरे के अंदर रखा। कमरे में आकर नील बोलता है कि पापा। संजय ने एक नज़र नील की तरफ देखा तो नील भी अब कमरे के अंदर आ गया था। उसने कहा कि पापा। संजय ने एक नज़र नील की तरफ देखा और फिर उसे देखता ही रह गया। उसका दिल एकदम से सुकून से भर गया था। उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक नील की यादें ऐसे ही घूमने लगी थी। और फिर नील जो थोड़ा सा और आगे आया और उसने संजय के पैर छुए और बोलता है कि कैसे हो पापा? संजय बोलता है कि अच्छा हो, तुम कैसे हो बेटा? तो नील बोलता है कि मैं भी अच्छा हूँ। संजय ने कहा कि तुम्हारी माँ कैसी है? नील बोलता है कि पापा आप तो माँ से मिलते रहते हो ना, तो फिर आपको तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना। मैं तो बस आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था और फिर आपसे मिल भी लिया हूँ, अब जा रहा हूँ। इतना कहकर नील बाहर की तरफ जाने लगा। संजय का चेहरा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। एक दर्द था जिसे संजय अकेले ही झेल रहा था। उसने उस दर्द का भागीदार संध्या को भी नहीं बनाया था। और देखते ही देखते नील उस कमरे से बाहर निकल जाता है। संजय ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, तो उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो उसमें संध्या का मैसेज आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि आज आप नहीं आएंगे। संजय ने रिप्लाई किया, आऊँगा। दोनों के बीच में फ़ोन पर भी बात नहीं हुआ करती थी, बस थोड़ा बहुत मैसेज से ही एक दूसरे से हाल चाल पूछ लेते थे। बाकी तो वो दोनों बहुत ही कम एक दूसरे से बात करते थे। तो वहीं नील जब बाहर आया तो दादाजी बोलते हैं कि बड़ी जल्दी मिलकर आ गया अपने पापा से। नील ने कहा कि दादाजी आप यही चाहते हैं ना कि मेरे और पापा के रिलेशन ठीक हो जाएं, हम दोनों पहले की तरह एक दूसरे के साथ रहें। तो जाकर अपनी बेटी को समझाइए कि वो मेरी माँ को इज्जत के साथ इस घर में वापस लेकर आ जाए। जिस दिन वो मेरी माँ को इज्जत के साथ इस घर में वापस ले आएंगे, उस दिन मैं वादा करता हूँ कि आपको मेरे और पापा के रिश्ते में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो चुपचाप कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही दादाजी ने भी रुद्र की तरफ थोड़ा सा नम आंखों से देखा, तो रुद्र ने भी एक नौकर से कहा कि डाइनिंग टेबल अच्छे से समेट दो और पापा को भी खाना दे देना। इतना कहकर वो भी अब नील के पीछे पीछे कमरे के अंदर चला गया।
तो वहीं दूसरी तरफ रात के 1 बजे का समय हो रहा था, लेकिन संजय अभी तक हवेली नहीं आया था। संध्या मैसेज पर मैसेज किए जा रही थी। संध्या को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था। अब तो वो बालकनी में आकर खड़ी हुई सिर्फ दरवाजे की तरफ ही निहार रही थी और आखिरकार उसका इंतज़ार भी ख़त्म होता है। संजय की गाड़ी हवेली के बड़े से गेट के बाहर आकर रुक जाती है। वॉचमैन ने भी दरवाजे को खोल दिया और फिर संजय भी गाड़ी अंदर लेकर आ जाता है। संजय गाड़ी से उतरा ही था, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा वैसे ही उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए थे। ड्राइवर ने उसे संभालने की कोशिश करी, लेकिन संजय ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा कि ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से संभल जाऊंगा। संजय प्रताप सिंह इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसे सहारे की ज़रूरत पड़े। अब तक अकेला लड़ता आया हूँ ना, तो फिर आगे भी लड़ लूँगा। संजय क्या बोल रहा था, ड्राइवर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वहीं संध्या, जो कि अभी बालकनी में खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी, वो जल्दी से भागते हुए बाहर आती है। तब तक संजय भी हवेली के हॉल के अंदर पहुंच चुका था। वो एक बार फिर से सीढ़ियों पर लड़खड़ाने को हुआ, लेकिन तभी उससे पहले ही संध्या ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। संध्या को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था संजय की ऐसी हालत देखकर। संजय ने भी एक नज़र संध्या की तरफ प्यार से देखा तो संध्या भी नम आंखों से बोलती है कि पीना ज़रूरी है क्या? मैं तो आपसे शिकायत नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ की, तो फिर मेरे सामने ही पीकर क्यों आते हैं आप? क्यों पीकर आते हैं आप हर वक्त? संजय कुछ नहीं बोलता है और संध्या भी संजय को संभालती हुई अपने कमरे के अंदर लेकर आ जाती है। तो वहीं चंद्रकला दोनों को देख रही थी, उसकी आंखों में भी हल्का हल्का सा पानी आ जाता है। वो वापस से अपने कमरे में आई और फिर बड़बड़ाते हुए खुद से बोलती है कि पता नहीं क्या हुआ है इन दोनों के बीच में, कब सुलझेगी इन लोगों की ये गुत्थी। तो वहीं संध्या ने भी संजय को अपने कमरे में लेकर आ चुकी थी और फिर उसने भी संजय को प्यार से बेड पर लिटाया और उसके जूते को उतारती है, उसकी घड़ी उतारती है और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है कि क्या हुआ है संजय, बताइए तो सही कि हुआ क्या है, क्यों किस दर्द में जी रहे हैं आप, बताइए ना कौन सा दर्द आपके सीने में है, मुझे भी तो पता चले मैंने ऐसा क्या कर दिया है। संजय ने भी संध्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर संध्या संजय के सीने से जा लगती है। संजय ने नशे की हालत में ही संध्या पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है संध्या, बस मैं ही लड़ नहीं पा रहा हूँ। जब लड़ नहीं पाया ना, तो मैं तुम्हें खुद से दूर कर दिया मैंने। अच्छा पति नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, और अच्छा बाप भी नहीं हूँ मैं, अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया मैं, कोई रिश्ता नहीं संभाल पाया, कोई भी रिश्ता ठीक से नहीं निभा पाया। संध्या की आंखों में पानी आ जाता है और वो धीरे से भरे हुए गले से बोलती है कि ऐसा नहीं है संजय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। अगर आपने मुझे खुद से दूर किया है तो फिर उसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है और ना ही कोई नाराज़गी है कि आपने मुझे खुद से दूर किया है, लेकिन बस इस बात का बुरा ज़रूर लगता है कि आपने मुझे रीज़न तक नहीं बताया, आज तक मुझे कोई भी बात नहीं बताई आपने। इतना कहकर उसकी आंखों में फिर से पानी बहने लगता है। संजय बोलता है कि नील को तुमने भेजा है ना? संध्या बोलती है कि क्यों, नील को वहाँ पर जाना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? संजय ने संध्या की तरफ देखा और अपने पास धीरे से लिटा लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि लड़का मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मेरे दिल में सुई की तरह इसका नेचर ऐसे चुभता है। मेरा कोई बेटा मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता है। कहने के लिए मेरे 4 बेटे हैं, मैं 4 बेटों का बाप हूँ, लेकिन उनके मुँह से प्यार से 2 शब्द भी सुनने के लिए तरस गया हूँ मैं। संध्या भी संजय के चेहरे पर अपने दोनों ही हाथों को भरते हुए बोलती है कि ऐसा मत कहिए संजय, आपके चारों बेटे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके चारों बेटे बस आपसे थोड़ा सा नाराज़ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे संजय, समझे आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके बेटे आपसे प्यार नहीं करते हैं? संजय की आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया था और संध्या तो संजय की आंखों में पानी देखकर एकदम से रोने लगती है। वो बोलती है कि अगर आप ऐसे परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, इतना ज़्यादा उदास रहेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा संजय, प्लीज़। संजय ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर संध्या ने संजय को कसकर अपने गले लगा लिया। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे थे, मगर दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। अगली सुबह रुद्र और नील दोनों ही एक ही कमरे में थे, दोनों ही तैयार हो रहे थे। रुद्र ने नील की नज़र उतारते हुए कहा कि क्या बात है, सच में आज मेरा भाई स्टाफ की सारी ही लड़कियों को घायल कर देगा, दीवाना बना देगा अपना। नील ने भी हल्का सा मुस्कुराकर रुद्र से कहा कि थोड़ा कम ही बोला कर, बहुत ज़्यादा बोलने लगा है, समझा तू? रुद्र बोलता है कि नहीं, सच कह रहा हूँ भाई, देखो ना जरा खुद को आईने में, 3 पीस सूट में क्या ही लगते हो आप। नील बोलता है कि तेरे लिए ही तो आया हूँ, वरना नहीं आता यहाँ पर, समझा तू? रुद्र ने कहा कि मैं भी तो माँ के लिए ही आया हूँ ना, वरना मैं भी तो नहीं आता। इतना
इतना कहकर वो दोनों ही भाई एकदम से बाहर आ जाते हैं। तब तक दादाजी भी हमेशा की तरह रसोई में नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने सालों में उन्हें नाश्ता बनाना एक बार भी नहीं आया था। रुद्र किचन में गया और फिर दादाजी की तरफ देखकर बोलता है कि हटिए दादाजी, दादी बिल्कुल सही कहती हैं, संजय के पिताजी को आता जाता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना पाते हैं, आप बस टाइम पास करते रहते हैं यहाँ पर किचन में आकर। यह सुनकर तो दादाजी ने भी रुद्र की तरफ घूर कर देखा और फिर हल्के से गुस्से में अपना चश्मा फेंकते हुए बोलते हैं कि तो तुम्हें कौन सा कुछ आता है, कुछ भी तुझे नहीं आता है, समझा, तू रोज की तरह बस चिल्ला ही बनाकर खिला देता है मुझे। और तभी नील भी किचन में आया और फिर दादाजी को अपने गले लगाकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे चलिए ना दादाजी, आज मैं आप सबके लिए नाश्ता अच्छे से बनाता हूँ, बताइए ना क्या खाओगे आप। रुद्र बोलता है कि अरे नहीं नील, तुम्हारा कोट खराब हो जाएगा यार, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं बनाता हूँ दादाजी के लिए खाना। नील बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं होगा, तू चुप रहे। इतना कहकर उसने भी अपना कोट उतारा और फिर डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर रखा और फिर रुद्र को खींचता हुआ बाहर लेकर आ जाता है। उसने भी रुद्र को टेबल पर बैठाया और फिर दादाजी को देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अब आप भी आ जाइए ना दादाजी, और अपने बेटे को भी बुला लीजिए, तब तक मैं आप सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना देता हूँ। तभी रुद्र बोलता है कि पापा सो रहे होंगे। नील ने भी थोड़ा सा हैरानियत के साथ कहा कि क्यों। रुद्र भी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि हाँ, जैसे तुम्हें नहीं पता है कि क्यों, कल गए थे ना माँ से मिलने के लिए, आए होंगे 5-6 बजे, अब आराम से सो रहे होंगे। नील ने भी अब कुछ नहीं कहा, चुपचाप से अपना नाश्ता बनाने लगता है और फिर वो आलू के पराठे और दही लेकर बाहर आता है। तीनों ने मिलकर बहुत ही खुशी खुशी अच्छे से नाश्ता किया। दादाजी बोलते हैं कि चलो अब तुम दोनों चले जाओ ऑफिस के लिए, संजय जब उठेगा तब आ जाएगा, ओके। तो रुद्र बोलता है कि दादाजी मिस्टर प्रताप से कह दीजिएगा ना कि बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेंगे वो, अब तो नील आ गया है ना, अब उनको आराम की ज़रूरत है, वो घर पर रह के आराम करें, मैं और नील अच्छे से बिजनेस को संभाल लेंगे। और फिर वो दोनों ही गधे भी तो हैं हमारे साथ, उनका भी तो कॉलेज ख़त्म होगा, तब वो लोग भी तो आकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। दादाजी ने कहा कि इतना ज्ञान मुझे दे रहे हो तुम, जाओ जा अपने पापा को क्यों नहीं दे देता है अपना ज्ञान। तो रुद्र ने भी हल्के से गुस्से में दादाजी की तरफ खा जाने वाली नज़रों से घूरा और फिर अपना कोट उठाया और फिर बोलता है कि दादाजी आपसे तो बात करना ही बेकार है यार। दादाजी भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ, जैसे तुमसे बात करके मेरे ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे ऊपर तो माता लक्ष्मी सोने के सिक्के बरसा देती हैं तुमसे बात करने के बाद। नील ये सुनकर हंस पड़ता है, फिर वो बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है दादाजी, मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस, आज ऑफिस का फर्स्ट डे है ना, तो इसीलिए लेट नहीं होना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। दादाजी बोलते हैं कि हाँ हाँ बेटा, सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। नील भी बाहर जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोच कर एकदम से रुकता है और पलट कर दादाजी की तरफ देखकर बोलता है कि मैंने 2 पराठे पापा के लिए भी बनाए थे, रखे हैं, जब वो उठेंगे तो आप पापा को दे दीजिएगा, और हाँ, ये मत कहना कि मैंने बनाया है उनके लिए। दादाजी के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर नील भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दोनों ही भाई आकर गाड़ी में बैठे हुए थे। रुद्र ड्राइव कर रहा था और नील आराम से बैठा हुआ था। थोड़ी देर में ही रुद्र ने गाड़ी प्रताप इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रोकी। रुद्र और नील दोनों ही गाड़ी से बाहर आते हैं। जैसे ही नील गाड़ी से बाहर आया, वैसे ही बहुत सारा स्टाफ फूल लेकर नील के वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था। ये नज़ारा देखकर रुद्र के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर सब एक एक करके नील को बुके दे रहे थे और उसके वेलकम कर रहे थे। रुद्र भी अपने फ़ोन से वीडियो निकाल रहा था। रुद्र को ऐसे देखकर तो पूरा स्टाफ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। सबकी आंखें खोली की खोली रह गई। रुद्र नॉर्मली ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन अपने भाई के लिए वो सब कुछ कर सकता था। थोड़ी देर में ही रुद्र ने भी वो सारी वीडियोस अपनी फैमिली के ग्रुप पर भेज दी और फिर नील को लेकर अंदर की तरफ आ जाता है। दोनों ही भाई अपने अपने कैबिन में बैठे हुए थे और तभी रुद्र का मैनेजर आता है और बोलता है कि सर, इस फाइल पर साइन चाहिए। तो रुद्र ने भी फाइल ली और फिर टेबल पर रखकर कहा कि आज कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि आज मेरा भाई नील ऑफिस आया है, इसीलिए मैं सारा दिन नील से ही बातें करूंगा, मैं कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ आज। जो कोई भी काम होना वो कल देना मुझे करने के लिए, जितनी भी मीटिंग है ना, सारी की सारी कैंसिल कर दो आज की। ये सुनकर नील भी थोड़ा सा हैरानी से बोलता है कि यार तू पागल हो गया है क्या, ऐसे तो तू बिजनेस का बट्टा ही बैठा देगा, सारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। अरे यार, ऐसे कौन काम करता है, और कल पूरी रात तो हमने इतनी सारी बातें करी हैं, 4 बजे सोए हैं हम दोनों, और अब तू फिर से बातें करेगा मुझसे। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ करूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे अभी बहुत सारी बातें करनी है, मुझे तुमसे बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी किसी से भी नहीं। बाकी ऑफिस में तो मैं बस बदनाम हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खड़ूस बॉस हूँ। नील बोलता है कि तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरे लिए एक लड़की ज़रूर देख लूँ। रुद्र भी खड़ा होकर
होकर उस फाइल को उठाकर बोलता है कि सीधा सीधा बोल ना कि मेरे कैबिन से चला जा। मेरे कैबिन में तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे घुमा फिरा के बातें क्यों बोल रहा है तू, जो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती हैं। रुद्र वहाँ से बाहर जाने को हुआ कि तभी नील ने उसे रोकते हुए बोला कि रुद्र रुको, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। रुद्र ने भी पलट कर नील की तरफ देखा और थोड़ा सा मुंह फुलाकर बोला कि हाँ बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे। नील ने कहा कि देख, हम ना बेशक से पापा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन कोई बात तो है जो पापा हमसे छुपा रहे हैं, जो हम में से किसी को भी नहीं बताते हैं, वरना कोई भी अपने परिवार को ऐसे क्यों बिगाड़ देगा, क्यों अपने आप से दूर रखेगा। तुम खुद ही सोचो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि माँ को भी ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो क्या बात है जिससे पापा ने उन्हें खुद से दूर किया है। हम दोनों को मिलकर इस बात का पता लगाना होगा कि पापा ने माँ को घर से क्यों निकाला है। रुद्र ने भी हल्के से गुस्से में कहा पापा का एटीट्यूड, और क्या, इसी वजह से उन्होंने माँ को घर से निकाल दिया। उनका एटीट्यूड उनके सामने आ रहा होगा। नील ने भी रुद्र को समझाते हुए कहा कि अगर एटीट्यूड की बात होती ना तो शायद पापा माँ को डाइवोर्स दे देते और उनसे मिलने भी कभी नहीं जाते। समझा तो, तुमने देखा ना कि पापा हमेशा माँ से मिलने के लिए जाते रहते हैं और माँ को पापा से कोई शिकायत भी नहीं है। तो सोचो ना, ज़रूर कोई अलग बात होगी। पहले तुम्हें माँ ने भेज दिया और फिर मुझे भी समझा बुझा कर यहाँ पर भेज दिया। कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो पापा हम सबको नहीं बता रहे हैं, जो पापा हम सबसे छुपा रहे हैं। रुद्र बोलता है कि तो चलो ना, पापा से ही खुद चल के पूछ लेते हैं, अब तक तो आ गए होंगे ना। नील ने भी अपने माथे पर अपनी हथेली मारते हुए कहा कि हे भगवान, अरे मेरे फास्ट फॉरवर्ड, तुझे कैसे समझाऊं, मैं कैसे बताऊं कि हम डायरेक्ट जाकर पापा से नहीं पूछ सकते हैं, हमें धनराज अंकल से पूछना होगा, पापा से नहीं। समझा तो। और तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और सामने धनराज अंकल खड़े हुए थे। धनराज को देखकर रुद्र और नील दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि अभी अभी वो धनराज से मिलने के लिए ही तो जा रहे थे। तो वहीं धनराज भी एक पाँव उल्टा रखते हुए बोलता है कि शायद मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ तुम दोनों के कैबिन में। दोनों ही भाइयों ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और मुस्कुराते हुए कहा कि अरे नहीं अंकल। धनराज वापस जा पाता उससे पहले ही नील ने भी जल्दी से आगे चलकर धनराज की बाजू पकड़ ली और फिर उसे कैबिन के अंदर खींचने लगता है और बोलता है कि अरे नहीं अंकल, आपसे ही तो ज़रूरी बात करनी है। तो वहीं धनराज वो खुद बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा था खुद को। एक तरफ से नील उसे खींच रहा था तो दूसरी तरफ से धनराज अभी अंदर नहीं आना चाहता था। धनराज बोलता है कि नील, नील प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दे, निकल जाएगा मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। नील ने भी कहा कि अरे अंकल, नहीं निकलेगा आपका हाथ, आपका हाथ बहुत मजबूत है, आपसे बात करनी है ना तो फिर जल्दी से अंदर आ जाइए। धनराज बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं आने वाला। जब भी तुम दोनों भाई साथ में होते हो ना तो ज़रूर मेरी बैंड बजा देते हो। नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। मैं जा रहा हूँ संजय के कैबिन में, मुझे अभी यहाँ पर नहीं आना है। तो नील बोलता है कि अरे ऐसे कैसे संजय के कैबिन में चले जाओगे आप, पहले तो आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तब जाओगे आप यहाँ से। अब यहाँ पर आ गए हो तो इतनी जल्दी क्यों है जाने की। लेकिन धनराज अभी भी कैबिन के अंदर नहीं आ रहा था। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि अपने भाई को समझाओ और दोनों ही भाई मिलकर बिजनेस संभालो। समझे तुम दोनों, दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींचने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और तभी रुद्र ने भी धनराज का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए कहा कि अरे मेरे प्यारे अंकल, अंदर आइए ना, फिर बात होती है। और अगर भाई ने कहा है तो फिर उसे ज़रूर आपसे कुछ सवाल पूछने हैं तो फिर उसे पूछ लेने दीजिए ना, ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। इतना कहकर दोनों ही भाइयों ने अब धनराज को खींच कर लाकर चेयर पर बैठा दिया। तो वहीं धनराज भी अच्छे से समझ चुका था कि आज कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है उसके साथ। रुद्र और नील दोनों ही हाथ बांध कर खड़े हुए उसे घूर रहे थे, धनराज की तरफ देखे जा रहे थे। और धनराज भी समझ गया था कि आज तो वो बुरी तरह से फंस गया है। वो कुछ तो उससे ऐसा पूछेंगे जो उन्हें पूछना नहीं चाहिए, जिनका शायद सवाल का जवाब धनराज खुद भी नहीं देना चाहेगा या जिसका जवाब धनराज दे ही नहीं पाएगा। दोनों ही भाई भी अच्छे से जानते थे कि जो बात उनके पापा ने उनकी मम्मी को आज तक नहीं बताई है वो धनराज अंकल को तो ज़रूर पता होगी। संजय ने संध्या को घर से क्यों निकाला है, आखिरकार दोनों लंगोटिया यार जो हैं, बुरे से बुरे वक्त में भी धनराज ने संजय का साथ दिया था और हमेशा से धनराज को सारी बातें पता होती हैं। तो संजय किसी भी कीमत पर धनराज से अपने दिल की बात छुपाएगा ही नहीं। कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन ले, लेकिन किसी ना किसी एक इंसान को अपने दिल की बातें ज़रूर बता देता है। और फिर शायद संजय ने धनराज को अपनी सारी बातें ज़रूर बताई होंगी। संजय का हमराज धनराज जो था, नील भी बड़े ही प्यार से बोलता है कि अंकल बताइए ना, हम खुद ही पूछें या फिर आप खुद ही हमें बता देंगे। तो धनराज ने भी थोड़ा सा मासूमियत से नील की तरफ देखा और कहा कि क्या पूछना चाहते हो बेटा तुम, और मैं खुद से क्या बता दूँ तुम्हें, मुझे कुछ बताओगे तब तो बताऊँगा ना। नील बोलता है कि यही कि पापा ने माँ को घर
से क्यों निकाला, क्यों छोड़ दिया माँ को। यह सुनकर धनराज का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। वो बोलता है कि ये जाकर अपने मम्मी पापा से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता है। नील बोलता है कि एक्टिंग मत कीजिए अंकल, आपसे ऐसी अच्छी एक्टिंग होती भी नहीं है। समझे आप, आपको सारी चीज़ें पता हैं तो बताइए जल्दी से। आप अच्छे से जानते हो मेरी और आपकी एक अलग ही टीम है और फिर उस टीम में मैं और आप एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। तो फिर अब आप भी मुझे सारी बातें बताएंगे क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। आखिरकार माँ और पापा के बीच में ऐसा क्या हो गया था कि पापा को ये डिसीज़न लेना पड़ा, माँ को खुद से दूर करना पड़ा। देखिए अंकल, अब हम बड़े हो गए, अब हमें भी जानने का पूरा हक है। हम छोटे नहीं हैं, हम बहुत बातों को समझने लगे हैं। माँ को भी पापा से बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं हुई है कभी भी, लेकिन मुझे है पापा से बहुत ज़्यादा शिकायत। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आखिरकार क्या हुआ है माँ और पापा के बीच में। धनराज भी समझ गया था कि वो अब दोनों ही भाइयों से ऐसे बचकर नहीं जा सकता है, उसे कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन उसने संजय से वादा भी किया था कि वो उसके बच्चों को कभी भी कुछ सच नहीं बताएगा। बच्चों को क्या, वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। धनराज चाहे जैसा भी हो, लेकिन पक्का दोस्त था संजय के साथ। उसने हमेशा से बेईमानी नहीं करी थी, हमेशा से वफादारी करी थी। धनराज ने भी नील की आंखों में देखकर बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि नील, मैं तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और अपनी दोस्ती पर एकदम से दाग नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। नील बोलता है कि मैं आपके दोस्त की तकलीफ़ों को दूर करना चाहता हूँ अंकल, और उसके लिए आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। आप क्यों नहीं कर रहे हो मेरी मदद। धनराज बोलता है कि चाहे जो भी हो बेटा, मैंने भी संजय को वादा किया था कि मैं कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो नील बोलता है कि बताना तो आपको पड़ेगा अंकल, फिर चाहे जैसे भी बताओ। मैं अपने परिवार को ऐसे बिखरा हुआ नहीं देख सकता हूँ बिल्कुल भी। मुझे अपने परिवार को समेटना है, एक साथ रखना है। धनराज बोलता है कि मैं भी तो तुम्हारे परिवार को ऐसे नहीं देख सकता हूँ बेटा, कि मैं कुछ भी बताने के लिए पाबंद नहीं हूँ क्योंकि मुझे मना किया है तुम्हारे पापा ने। धनराज और नील के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस होने लगती है। धीरे धीरे दोनों को गुस्सा आ रहा था और तभी रुद्र बोलता है कि मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से पापा ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर तो धनराज ने भी हल्का सा चेहरा घुमाकर रुद्र की तरफ देखा। रुद्र बोलता है कि अंकल अब आप यहाँ से जाइए, बाकी का मैं अपने आप ही पता लगा लूँगा कि आखिर बात क्या है। चलो एक बात तो क्लियर हो गई ना कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, कोई बात तो ज़रूर पास्ट में हुई है जिस वजह से पापा ने माँ को घर से बाहर निकाल दिए। चाहिए आप अंकल, मैं खुद ही पता लगा लूँगा। धनराज भी हैरानी से रुद्र की तरफ देख रहा था और फिर मन ही मन बोलता है कि सही कहता है संजय, दादाजी पर गया है, बिल्कुल दादाजी पर। दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है इसका, बिल्कुल दादाजी की तरह। धनराज भी खड़ा हुआ और फिर कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही नील बोलता है कि यार तूने अंकल को क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ दिया। इतनी मुश्किल से तो पकड़ में आए थे वो, इतनी मुश्किल से तो बताने जा रहे थे। रुद्र ने कहा कि तू अंकल से दूर रहता है, लेकिन मैं हमेशा अंकल के पास में ही रहता हूँ। पूरा दिन मैं इन्हीं में ही बैठ कर रहता हूँ, इन्हीं के साथ बैठा रहता हूँ। वो सच नहीं उगलेंगे, बिल्कुल भी सच नहीं उगलते, पता है ना तुझे, क्योंकि वो पापा के सच्चे वाले दोस्त हैं। तू नहीं जानता है मगर मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब ये बात पता चल गई कि कुछ तो बात हुई है इन दोनों के बीच में, तो फिर क्या बात हुई है ये भी पता लगा लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ तो ज़रूर है बड़ा, जिसकी वजह से पापा ने माँ को खुद से दूर किया है। इधर प्रताप हाउस में रात का वक्त था। नील और रुद्र दोनों ही अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। रुद्र ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और नील ने भी नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहे थे। रुद्र भी थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलता है कि जाना ज़रूरी है क्या। तो नील ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल जाना ज़रूरी है यार, पापा को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं ना। पापा के आसपास रहेंगे तो फिर पता भी लगा सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से हमारी फैमिली ऐसे बिखर गई है, जिससे हमारी माँ, हमारा पूरा परिवार इधर उधर हो गया है। रुद्र बोलता है कि यार एक बात कहूँ नील, मुझे पार्टी में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नील ने कहा कि यार पर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पार्टी में जाना, बहुत मज़ा आता है। इतना कहकर उसने रुद्र की तरफ आंख मार दी और फिर रुद्र ने भी हल्की सी गर्दन हाँ में हिलाई और बोलता है कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता यार, सच कहती हैं दादी, तू ना बिल्कुल अलग है, एकदम से अलग है, पागल है पागल। दोनों ही भाई बहुत अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर नील ने दादाजी की तरफ देखा और फिर आवाज़ लगाते हुए कहा कि संजय के पिताजी तैयार हो गए या फिर नहीं, या फिर संजय की माता जी को बुलाऊं, वो आपको तैयार कर देंगी आकर। दादाजी भी अपने कमरे से तिमतिमाते हुए बाहर आते हैं और फिर उन्होंने भी सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, ऊपर से जैकेट पहनी हुई थी। सच में वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। आज दादाजी भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। नील ने भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दादाजी की तरफ देखा और फिर उनकी नज़र को उतारते हुए बोलता है कि क्या
क्या बात है दादाजी, दिन पर दिन संजय के पिताजी तो एकदम से जवान होते जा रहे हैं, एकदम मस्त लग रहे हो आप। दादाजी बोलते हैं कि बस बस ज़्यादा बातें ना किया कर, बहुत ज़्यादा बकवास करने लगा है, बकवास मत किया कर, समझा तू। अपने पापा को बुला ले जल्दी से। नील ने भी रुद्र की तरफ देखा और रुद्र तो अपना मोबाइल निकाल कर उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगता है। मतलब उसने नील का देखना इग्नोर कर दिया था। इसका ये साफ मतलब था कि वो अपने पापा को बुलाने वाला नहीं है, वो पापा को बुलाने के लिए नहीं जाएगा। नील ने भी दादाजी की तरफ देखा और कहा कि अब आप ही बुला दीजिए ना दादाजी अपने बेटे को। दादाजी ने भी थोड़ा अकड़ के साथ कहा कि एक ही घर में रहते हो तुम सबके सब, अपने पापा से बात नहीं करते हो यार, कैसे बेटे हो तुम दोनों के दोनों, कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो जो अपने ही बाप से बात नहीं करते हो। नील बोलता है कि बस ऐसे ही, क्या करें, अब मन नहीं करता है बात करने का। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या नील और रुद्र पता लगा पाएंगे कि आखिरकार संजय ने खुद से क्यों किया है दूर संध्या को, क्यों निकाला है संध्या को घर से बाहर? क्या बड़ा राज है जो बहुत ही जल्द आप सबके सामने आएगा। प्लीज़ देखते रहिए हमारी कहानी को, दर्द से मोहब्बत।